लास्ट क्लास में हमने जो सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे हमने एक्चुअली में क्या इम्प्लीमेंट किया था। सिंपली एक क्लास हमने क्रिएट करी थी कंप्यूटर नेम से, और हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्ले करवाया था विद द हेल्प ऑफ अ मेथड। जो भी हम लोगों ने क्लास का एग्जाम्पल किया था, किसी भी तरीके के वेरिएबल्स हमने वहाँ पे क्रिएट नहीं किए थे। सिर्फ मेथड को यूज करके हम लोगों ने वहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी। तो क्लास के अंदर किस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और क्या हम लोग उसको काम में लेते हैं, उसकी वर्किंग आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल मेंशन किया है जावा के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। बेसिकली इस एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वही हम आज के एग्जाम्पल्स में पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन पहले ये छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, सिंपल एक क्लास मुझे क्रिएट करनी है स्टूडेंट नेम से, जो स्टूडेंट का नेम और एज को से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करने का काम करेगी। इतनी सी वर्किंग मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास अगर क्रिएट करना है इन जावा तो पब्लिक क्लास स्टूडेंट, फिर हमारे कर्ली ब्रेसेस आते हैं। अब सबसे पहले क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं डेटा मेंबर्स। तो यहाँ पे इंट एज एंड स्ट्रिंग नेम मैंने दो डेटा मेंबर्स क्रिएट कर दिए हैं एज और नेम से रिलेटेड वर्किंग पिक को करवाने के लिए। अब यहाँ पे डेटा मेंबर्स पे हम जब भी किसी भी तरीके के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक हमारे पास में होता है सेट मेथड, या फिर एक्सेप्ट वाला पार्ट भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि डेटा मेंबर्स में इनपुट लेके फिर काम करें, या फिर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग पास करें सेट मेथड को, फिर हम लोग वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करवाएं। और इसका एक और ऑप्शन भी हमारे पास में अवेलेबल होता है, दैट इज बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमारे पास में क्लास का एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यही कंसेप्ट आप सब लोगों ने पढ़ा है, पाइथन के अंदर भी यही कंसेप्ट फॉलो होता है। कंस्ट्रक्टर इज द टाइप ऑफ मेथड जो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का काम करेगा। अब यहाँ पर अगर हम जावा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं या सी प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं या एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर टॉकिंग ऑफ, तो जो भी हमारी क्लास का नाम होता है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम भी होता है। यही कंसेप्ट आपने अभी तक इम्प्लीमेंट किया होगा, पर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो किस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम में लेंगे वो तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करे हैं। ठीक है, जावा के अंदर हमारे पास में ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो भी वर्किंग करवानी है वो वर्किंग हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। तो ये जो वर्किंग मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई है यही काम हम पाइथन के अंदर करने वाले हैं। स्टूडेंट नाम की एक क्लास होगी, एज और नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करवानी है, उससे रिलेटेड वर्किंग करवानी है विद द हेल्प ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। अब पाइथन के अंदर कैसे होता है सब लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सिंटेक्स और कंसेप्ट यहाँ पे अलग चलता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा मेंबर्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम जावा की बात करते हैं तो मेथड को क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस तरीके के वेरिएबल्स को हम काम में लेने वाले हैं। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा कंसेप्ट वेरिएबल का हमेशा से अलग ही चलता हुआ आया है। क्यों अलग चलता हुआ आया है? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप जैसा हम कुछ मेंशन नहीं करते। हम तो क्या करते हैं, एक वैल्यू क्रिएट करते हैं और वो वेरिएबल का नाम उस वैल्यू को रेफर कर रहा होता है। तो जिस टाइप की वैल्यू उस टाइप का हमारा वेरिएबल। तो अगर हम पाइथन में कुछ इस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट करी, क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट के बाद नेक्स्ट लाइन में तो डेफ कीवर्ड है। डेफ कीवर्ड तो मेथड के लिए होता है। तो मेंबर्स कहाँ गए, वेरिएबल्स कहाँ गए? जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम डेटा मेंबर्स क्रिएट करेंगे फिर उन्हें इनिशियलाइज करवाएंगे। अब मान लीजिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, अब कंस्ट्रक्टर करता क्या है, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। लेकिन डेटा मेंबर्स तो है ही नहीं, तो इनिशियलाइज किसको करेगा? तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हमारे पास में अलग होता है। देखिए जैसे मैंने कहा
क्लास के बाद अगर हम लोग वेरिएबल के नेम लिख देते हैं, अगर मैं इस स्टूडेंट का जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसके बाद नेक्स्ट लाइन में डेफ से पहले अगर मैं कुछ इस तरीके के कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल के नेम लिख दूं या स्पेस सेपरेटेड वेरिएबल के नेम लिख दूं, तो यहाँ पे हमारे पास में आएगी एरर। और एरर क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास में वेरिएबल एग्जिस्टेंस में नहीं आता है, पहले वैल्यू एग्जिस्टेंस में आती है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और फिर ये जो वेरिएबल का नाम है वो उसे रेफर करने लगता है। तो यहाँ पे कभी भी हम कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास और इवन अ सिंपल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, एज इज इक्वल्स टू 0 एंड नेम इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो अब यहाँ पे जब आपने वेरिएबल क्रिएट कर ही दिए हैं, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर ही दी है, तो फिर कंस्ट्रक्टर को क्यों काम में ले रहे हो? कंस्ट्रक्टर को क्या काम है? हमारे जो डेटा मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज करने का वो काम करेगा। तो ये काम तो हमने वैसे ही कर दिया, फिर कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करना? तो अगर हम यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाने का काम करते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट हमारा अलग रहता है। अलग इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे हम पहले से वेरिएबल क्रिएट करके नहीं रखते, क्योंकि फिर उसमें किसी तरीके की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो पाती है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके कुछ भी काम करवाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है और वहीं पे ही उन्हें इनिशियलाइज भी करवाया जाता है, विच इज अनलाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे पहले हम डेटा मेंबर्स को क्रिएट करते हैं, बाद में हम उनमें वैल्यू असाइन करवाना या अलग अलग तरीके की वर्किंग करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और वहीं पे ही उन्हें इनिशियलाइज भी करवाया जाएगा। कैसे होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो मैंने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आप लोग को बताई और जो सोल्यूशन बताया, उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम रिपीट करना है, नहीं समझ में आया? ऑलराइट, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पार्ट देन। अब जैसे कि मैंने कहा, कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होगा और इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे अगर हम कभी भी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करते हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेशल मेथड। पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं होता है। अगर हमें कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड हमें प्रोवाइड करवाया गया है, जो कहलाता है इन इट मेथड। तो सिंपली हमें करना क्या होगा? हमें डेफ कीवर्ड लिखना है। डेफ के बाद यहाँ पे आपको कुछ लाइन टाइप का सिंबल दिख रहा होगा। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ लाइन, ये डबल अंडरस्कोर है, ठीक है? डबल अंडरस्कोर आपको लिखना है, उसके बाद इनिट लिखना है और फिर से डबल अंडरस्कोर और हमारे पैरेंथेसिस। ये कहलाता है हमारा कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पे ये जो नेम है वो सेम नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो किसी भी तरीके का वहां पे हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट हमारे पास में नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पैरामीटराइज। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके के एट्रीब्यूट्स को अगर हमें काम में लेना हो, विच मीन्स वेरिएबल को काम में लेना हो, या फिर किसी भी तरीके के मेथड को काम में लेना हो, कोई सिंपल मेथड है, गेट सेट मेथड है, एक्सेप्ट डिस्प्ले मेथड है, या फिर कंस्ट्रक्टर एज अ मेथड है, हर मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ ही होता है। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ क्या होल्ड कर रहा है? करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई है और स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं, S1, S2 एंड S3। तो करंटली मैं किस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा रही हूँ? S1 के जो एट्रीब्यूट्स हैं मैं उन्हें इनिशियलाइज करवाने का काम कर रही हूँ। S2 के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें इनिशियलाइज करवाने का काम कर रहे हैं। S3 जो ऑब्जेक्ट है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उसे इनिशियलाइज करवाने का काम कर रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो इंटरनली हर बार उसका मेमोरी एड्रेस पास होता है। जिस तरीके से फंक्शन में वैल्यू पासिंग होती है और वैल्यू को कैच करने के लिए वहां पे कोई वेरिएबल हम लोग लिखते हैं, ठीक है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का जो कंसेप्ट होता है हमारे पास में, दैट इज द सेम कंसेप्ट इन पाइथन क्लासेस के अंदर।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब भी हम क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट या फिर हम लोग मेथड काम में लेते हैं, तो उसका मेमोरी एड्रेस इंटरनली पास किया जाता है। अब जब वैल्यू पास हो रही है, तो उसे कैच करने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल तो हम लोग क्रिएट करेंगे ही। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली टर्म काम में ली जाती है, दैट इज सेल्फ, सेल्फ वेरिएबल। तो अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, जैसे कि मैंने कहा S1 ऑब्जेक्ट, तो S1 के ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स है, हम उन्हें इनिशियलाइज करवाने का काम कर रहे हैं। तो ये सेल्फ क्या करेगा, उस S1 का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर होल्ड करने का काम करेगा। ये होता है सेल्फ का यूसेज। अब जितने भी एट्रीब्यूट्स हम काम में ले रहे हैं, वो भी इस सेल्फ वेरिएबल को यूज करके ही काम में लिए जाएंगे। तो ये तो है हमारा इसका सिंपल क्रिएशन, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट को लिखना होता है। अब कंस्ट्रक्टर काम क्या कर रहा है, डेटा मेंबर्स को ये क्रिएट भी हमें यही करना है और हमें उन्हें इनिशियलाइज भी यही करना है। दोनों काम हमें इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर करने हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे लिखना होगा सेल्फ वेरिएबल, क्योंकि हम करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है, करंट ऑब्जेक्ट का जो एज है, मैं उसको रेफर करने का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास में रेफरेंस है, इट इज इन सेल्फ वेरिएबल। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू राम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू 17। तो अब हमारे पास में जो ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसके दो वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं, दैट इज नेम एंड एज, जो कि किस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में है, जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा उसके रेफरेंस में है। अब नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है राम एंड एज एट्रीब्यूट की वैल्यू है 17। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाते हो टाइप ऑफ नेम, तो क्लास str आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करवाई। अगर आप प्रिंट करवाते हो टाइप ऑफ सेल्फ डॉट एज, तो आपके पास में क्लास इंट आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप की वेरिएबल के अंदर असाइन करवाई। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स का क्रिएशन होता है और इनिशियलाइजेशन भी यही होता है। अब एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दिए, वैल्यू भी असाइन करवा दी, लेकिन वैल्यू जब तक हम लोग प्रिंट नहीं करवाएंगे तब तक पता नहीं पड़ेगा ना कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले नाम का एक मेथड क्रिएट किया। अब हर एक मेथड का पहला आर्गुमेंट हमारा सेल्फ ही होता है, तो यहाँ पे भी हम सेल्फ मेंशन करेंगे। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये अपने अंदर होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों केसेस में सेल्फ को काम में लिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कुछ और वेरिएबल काम में ले लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग, एनी वेरिएबल नेम यू कैन यूज, इट्स अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड नहीं है ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था। तो यहाँ पे भी आप वो चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डिस्प्ले मेथड के अंदर मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे हैं। हेलो आई एम सेल्फ डॉट नेम, करंटली जिस ऑब्जेक्ट ने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है उसके नेम को डिस्प्ले करना है। तो सेल्फ डॉट नेम। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, माई एज इज सेल्फ डॉट एज, करंटली जिस ऑब्जेक्ट ने इस डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है उसका एज डिस्प्ले करना है, दैट्स वाई सेल्फ डॉट एज। तो यहाँ पे होगा क्या, हेलो आई एम राम एंड माई एज इज 17, कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब क्लास क्या है, इट इज अ डिजाइन, इट इज अ ब्लूप्रिंट, तब तक एक्चुअली में काम नहीं करेगा जब तक इसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए पहले उसका नाम लिखना पड़ता है, दैट इज S1, फिर इक्वल्स टू का सिंबल और फिर हमारी क्लास का नाम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे जब भी हम किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, इंटरनली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जब भी किसी भी तरीके के मेथड को हम कॉल करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस इंटरनली पास होता है। तो इंटरनली ही इनिट मेथड कॉल होगा और इंटरनली ही इस S1 का मेमोरी एड्रेस पास होगा। तो ये इनिट मेथड कॉल हो गया, दो एट्रीब्यूट्स एग्जिस्टेंस में आ गए और दोनों की वैल्यू भी हमने इनिशियलाइज करवा दी। अब जो एड्रेस पास किया है उसे भी तो कोई ना कोई होल्ड करेगा, तो उस एड्रेस को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल्फ नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे अब होगा क्या, हमारे पास में एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आता है तो हमें एक मेमोरी ब्लॉक मिलता है, और इस मेमोरी ब्लॉक का जो साइज है वो डिपेंड करेगा आपने कितने वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं और कितने मेथड्स आपने काम में लिए हैं। इट डिसाइड्स द टोटल साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक एलोकेटेड टू अ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है,
ये जो सारा काम है ये इस सेल्स के थ्रू है, इस मेमोरी ब्लॉक पे, ठीक है। तो करंटली अगर मैंने S1 से रिलेटेड कुछ भी काम करवाया है तो इस मेमोरी ब्लॉक में जो नेम प्रेजेंट है उसका काम होगा, इस मेमोरी ब्लॉक में जो एज प्रेजेंट है उसका काम होगा, इस मेमोरी ब्लॉक में जो डिस्प्ले मेथड प्रेजेंट है उसका काम करवाना है। इसी वजह से यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड को काम में लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारे मेमोरी ब्लॉक मिल गया, एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो गए, इनिशियलाइजेशन भी हो गया। अब हमें क्या करवाना है, जो वैल्यूज हमने इनिशियलाइज करवाई है उन्हें डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपली s1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड कॉल होगा और इंटरनली इस s1 का एड्रेस पास होगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ में उस एड्रेस को होल्ड कर लिया और इस एड्रेस पर जो नेम नाम का एट्रीब्यूट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। इस एड्रेस पर एज नाम का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। आप यहाँ पे आई डोंट नो आप लोगों ने जावा के अंदर दिस कीवर्ड पढ़ा है या नहीं। और जो दिस कीवर्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने का काम करता है। करंटली जिस ऑब्जेक्ट पे हम वर्किंग करवाने हैं उसी पे ही कुछ और काम करवाना है, वी यूज दिस ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड सॉरी, तो वहां पे वो कीवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल है। दोनों का मतलब एक ही है। करंटली जिस ऑब्जेक्ट को हम काम में ले रहे हैं उससे रिलेटेड वर्किंग हमें यहाँ पे करवानी है, चाहे असाइनिंग का काम हो या फिर प्रिंटिंग करवाने का काम हो। तो जैसे ही डिस्प्ले मेथड हमारा कॉल होगा, ये दो मैसेज हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएंगे, हेलो आई एम राम एंड माई एज इज 17। So this is the very first example of non parameterized constructor. इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। अब यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैंने सेम क्लास को कंसिडर किया है, सेम टाइप के मेथड्स है, सेम हमारे पास में डिस्प्ले मेथड है। डिफरेंस है तो सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास को क्रिएट किया है। अब कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, वेरिएबल्स हम लोग यहीं पे क्रिएट करेंगे और यहीं पे ही इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने लिखा है डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट एंड डबल अंडरस्कोर। उसके बाद सबसे पहला पैरामीटर हमेशा हमारा सेल्फ वेरिएबल ही रहेगा जो कि ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाना है, तो मैंने यहाँ पे दो नेम मेंशन किए हैं, nm कॉमा a। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू nm एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू a। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाएंगे, तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो nm के अंदर आएगा और उसे मैंने स्टोर करवाया है नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी इन a वेरिएबल, जिसे मैंने स्टोर करवाया है एज नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जो भी वैल्यूज हमने असाइन करवाई है उसे डिस्प्ले करवाने के लिए सेम डेफ डिस्प्ले मेथड, फर्स्ट पैरामीटर हमारा सेल्फ ही रहेगा, प्रिंट हेलो आई एम सेल्फ डॉट नेम एंड प्रिंट माई एज इज सेल्फ डॉट एज। बिल्कुल पहले वाले एग्जाम्पल से ही मिलता जुलता है। अब यहाँ पे आप आउटपुट को ध्यान से देखना किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है और ये जो स्टेटमेंट है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्टूडेंट क्लास का। अब यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं दैट इज जिया एंड 19। तो होगा क्या, nm के अंदर जिया चला जाएगा और a के अंदर 19। तो नेम और एज यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अब इन दो वैल्यूज को रेफर करने लगेंगे। हमारा एक पूरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा जिसके अंदर इनिट और डिस्प्ले दो मेथड्स है और नेम और एज दो एट्रीब्यूट्स है। तो जिया 19 क्रिएट हुआ वैल्यू और नेम और एज उसको रेफर करने लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे s1 डॉट डिस्प्ले मेथड को काम में लिया है, तो ये क्या करेगा, हेलो आई एम जिया एंड माई एज इज 19। कुछ इस तरीके से ये दो मैसेजेस हमें प्रिंट करके देगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास में आउटपुट आया है वो यही आया है, फर्स्ट टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है स्टेटमेंट्स के अंदर। मैंने यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, s2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट rn, 15। अब यहाँ पे वर्किंग वही है, हमारे वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और फिर यहाँ पे असाइन किया जाएगा वैल्यूज को। लेकिन अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स को काम में लिया है। लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वहां पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। तो यहाँ पे होगा क्या, दो मेमोरी ब्लॉक हमारे पास में अलग अलग क्रिएट होंगे। दो मेमोरी ब्लॉक के अंदर दो अलग वैल्यू प्रेजेंट है, एक के अंदर जिया और 19 है और एक के अंदर है आर्यन और 15।
तो 2 अलग मेमोरी ब्लॉक होने की वजह से अगर हम किसी एक की एज में चेंज कर दें, किसी एक के नेम में चेंज कर दें, तो दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि अलग-अलग मेमोरी ब्लॉक के अंदर डेटा हमारा प्रेज़ेंट है। अब यहाँ पे जो डेटा मैंने असाइन करवाया है, उससे प्रिंट करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले मेथड को काम में नहीं लिया। मैंने डायरेक्टली लिख दिया प्रिंट s2 डॉट नेम। बेसिकली ये जो नेम नाम का वेरिएबल है हमारा, ये कहाँ पे प्रेज़ेंट है? ये मेमोरी में कहीं न कहीं पे प्रेज़ेंट है। अब मेमोरी में कहाँ पे प्रेज़ेंट है? इस एड्रेस पर प्रेज़ेंट है। जब s2 एक्जिस्टेंस में आया है, तो इसने कोई न कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करी है, किसी न किसी एड्रेस पे ये प्रेज़ेंट है और इसी एड्रेस पे ही तो ये एट्रिब्यूट्स प्रेज़ेंट हैं। तो s2 डॉट नेम एंड s2 डॉट एज। तो इस s2 का नेम मैंने क्या पास किया था? आर्यन। तो हमारी स्क्रीन पर आर्यन एज़ अ आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने लिखा है s2 डॉट एज, तो यहाँ पे इस s2 की एज क्या है 15, तो 15 हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। अब इस एग्जाम्पल से आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने डिडक्शन कर लिया हो कि क्या मतलब है। बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्लास कंसेप्ट के अंदर हम जितने भी मेथड्स क्रिएट करते हैं, जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, सबका जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मोड होता है इट इज पब्लिक। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर डिस्प्ले मेथड को क्रिएट नहीं भी करते हैं, तो भी हम नेम और एज को डिस्प्ले करवा सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सारे पब्लिक रहते हैं और पब्लिक का मतलब होता है एक्सेसिबल टू ऑल। तो मेथड्स को क्रिएट करने की हमें नीड नहीं है। So this is the second example of parameterized constructor. प्राइवेट मेंबर्स कैसे क्रिएट करते हैं उसका एग्जाम्पल आगे आ रहा है। इस एग्जाम्पल में किसी को कंफ्यूजन